भजन लाल शर्मा आज झुंझुनू के मंडावा में आयोजित एनडीटीवी कॉन्क्लेव में शामिल हुए और सीएम ने इस मौके पर अपने 2 साल के कामकाज गिनाए, साथ ही विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सीएम ने पेपर लीक मुद्दे पर कहा कि पेपर लीक का मुद्दा युवाओं से कांग्रेस का छल है, हमने करीब 300 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। वहीं सीएम ने अरावली के मुद्दे पर सीधी बात की। उन्होंने कहा, अरावली हमारी आत्मा है, हमारा जीवन है और इससे कोई छेड़खानी नहीं होगी, ये वादा मैं आपसे करता हूं। क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा है, सुनवाते हैं आपको। 2 साल के अंदर जितने भी काम हुए हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं। हम जनता के बीच में लेकर के उन कामों को जा रहे हैं और हमें विश्वास है कि जो हमने चुनाव के समय जनता से जो वायदे किए थे, संकल्प पत्र में जो विषय हमने दिए थे, आज मैं आपके सामने कह सकता हूं कि उनमें से 70% काम हमने पूरे किए हैं। काम पूरे हुए हैं या बड़े काम है तो हमारी प्रगति पर चल रहे हैं। कांग्रेस के राज में जब हम देखते थे और युवाओं के जब हम बातें सुनते थे तो हृदय आघात होता था, क्योंकि ये सभी गांव से निकले हुए हैं। मैं भी एक छोटे से गांव से निकल करके आया हूं। गरीब की परिभाषा हम जानते हैं, किसान की परिभाषा हम जानते हैं। किसान अपने बच्चों को किस तरह से पालता है, कोचिंग कराता है, वहां हॉस्टल में रखता है, मकान दिलवाता है। और ये नहीं किसान का बेटा मेहनत नहीं करती, बेटी मेहनत नहीं करती, वो मेहनत करते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती थी कि वो पिताजी को विश्वास दिलाते थे कि निश्चित रूप से मैं पास हो जाऊंगा, बेटी भी दिलाती, बेटा भी दिलाता, लेकिन जब पेपर लीक हो जाता था तो उनके सपने चूर हो जाते थे। भदौरिया जी, मैं कह सकता हूं उस मार बेटे के या मार बेटी की क्या स्थिति होती होगी। हमने ये कहा कि हम पेपर लीक वालों को छोड़ेंगे भी नहीं और किसी तरह का पेपर लीक नहीं होने देंगे। आज उसी का परिणाम है। 2 साल में 296 पेपर हमने लिए हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। 2009 और 2010 में ये परिभाषा किसने इंगित की? किसने लीजें दी? कितनी दी? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम तो वो लोग हैं जो वृक्षों को भी पूजते हैं, पर्वतों को भी पूजते हैं, नदियों को भी पूजते हैं। और मैं तो गिरिराज धरण गोवर्धन गिरधारी का भक्त हूं। इसलिए मैं ये इशू आया, मैंने पहले ही दिन ही कह दिया था कि राजस्थान में अरावली के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। और झुंझुनू के मंडावा में आयोजित एनडीटीवी के कॉन्क्लेव के मंच से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शेखावाटी को संवारने और उसके संरक्षण को लेकर बड़ी बातें कही। हवेलियों के संरक्षण से लेकर पर्यटन को बढ़ावा, रोजगार के अवसरों से लेकर स्थानीय पहचान को वैश्विक मंच तक ले जाने का रोडमैप भी सामने रखा है। सुनवाते हैं आपको। मैम, पहली बार मंडावा के अंदर, जो कि आज तक कई सरकारें आई हैं और चली गई, लेकिन पहली बार देखा गया है कि एक मुख्यमंत्री आते हैं, डिप्टी सीएम आते हैं और शेखावाटी की जनता को कई सौगात देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी का कि आपने आपका जो ये कॉन्क्लेव है ये मंडावा में किया, शेखावाटी में किया। इससे शेखावाटी रीजन को बहुत विजिबिलिटी मिलेगी और जितने भी लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी एक तरीके का मुझे लग रहा है एक सपोर्ट मिल गया है, एक अवेयरनेस उनमें भी आ गई है कि नहीं, हम सबको मिलकर, क्योंकि एक कलेक्टिव एफर्ट होगा। शेखावाटी में जो हवेलियों को के संरक्षण के लिए सरकार ने मुहिम उठाई है, जिम्मेदारी उठाई है, इसमें क्या है कि समाज और स्टेक होल्डर्स की बहुत बड़ी भागीदारी है। और अब हम लोग मिलकर अगर इसमें हमारी भागीदारी को समझेंगे और इसमें मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो संरक्षण होगा इस पूरे क्षेत्र का और आगे फर्दर डैमेज नहीं होगा। मुझे लगता है इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका हम लोग निभा सकेंगे। और आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम ने एक बहुत बड़ा एक
टर्निंग पॉइंट हो चुका है कि अब हम सब लोग का फोकस पॉइंट शेखावटी भी है, क्योंकि शेखावटी रीजन बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इतना ज़्यादा हेरिटेज है, टेंजिबल और इनटेंजिबल भी है, जिसको हम लोग एक साथ मिलकर अगर बचाएंगे, संरक्षित रखेंगे और आगे आने वाली जो हमारी जो नई पीढ़ी है उनको भी जोड़ेंगे, उनको भी समझ में आएगा कि हमारी ये जिम्मेदारी है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने ये किया। आज जो बिल्कुल एक हेरिटेज जो हमारी बुक्स हैं और जो हमारे हेरिटेज का जो बहुत कुछ है जो हमारा धीरे धीरे हम लोग भूलते जा रहे हैं, तो उसकी भी एक लाइब्रेरी की बात सीएम साहब ने भी की। मुझे लगता है कि लाइब्रेरी भी होनी चाहिए और उसका डिजिटलाइजेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम एक सवाल है, क्योंकि ग्रामीण टूरिज्म को लेकर पिछली सरकारें बातें तो काफी की, लेकिन इस सरकार के द्वारा जो देखा गया है कि कई जगह पे जो ग्रामीण टूरिज्म है उसको काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और रोजगार के ये जो शेखावटी रीजन है, मुझे लगता है यहाँ पर भी हम लोग जब बात करें तो ये शहरी क्षेत्र नहीं है, यहाँ नगर पालिका भी है और ग्रामीण टूरिज्म भी बढ़ेगा। तो बिल्कुल तो यहाँ पर भी इस क्षेत्र में भी ग्रामीण टूरिज्म भी बढ़ेगा। होम स्टेज के लोग भी होम स्टेज अपने अपने शुरू करेंगे, क्योंकि कितने आप यहाँ पर बड़े बड़े होटल्स ला सकते हो, नहीं ला सकते। तो मुझे लगता है कि वो भी यहाँ पर बढ़ेगा। रूरल टूरिज्म, क्योंकि आसपास के जो गांव हैं, कोई अगर शेखावटी में आएगा तो आसपास के गाँव में भी जाएगा, वहाँ भी एक्सपीरियंस करेगा कि रूरल लाइफ क्या होती है, खेत में क्या किसान करते हैं। और एक ऑर्गेनिक वाली जो एक पूरी हमारे दिमाग में आ चुका है कि हमको सब कुछ फ्रेश खाना चाहिए, ऑर्गेनिक खेती में लोगों में बहुत ज़्यादा अब इंटरेस्ट आ गया है, वो भी अब बढ़ेगा। तो एक मुझे लगता है हर तरीके का जो टूरिज्म है वो राजस्थान में अब बढ़ने वाला है और सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। अगर कोई आप जैसे बात करते हो, चाहे महाराणा प्रताप सर्किट की बात करो, चाहे बांसवाड़ा डूंगरपुर की बात करो, चाहे शेखावटी की हवेलियों की बात करो, इसमें क्या होता है, जब टूरिज्म की हम बात करते हैं तो सब कुछ इसमें आ जाता है। रूरल भी आ जाता है, धार्मिक भी आ जाता है, इसमें जो हमारी सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें भी टूरिज्म बढ़ता है। यहाँ से गंगानगर बहुत पास है, हनुमानगढ़ बहुत पास है, बीकानेर बहुत पास है, ये पूरा कनेक्टेड है। तो लोग वहाँ भी जाएंगे कि अरे 2 घंटे दूर है, हम लोग वहाँ भी जाते हैं। ये सब कुछ बढ़ेगा। तो मुझे लगता है हम इस तरह के डेस्टिनेशंस बिल्कुल है। रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, एयर कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स अब जयपुर आ रही हैं, धीरे धीरे उदयपुर आने वाली हैं, और हमारी रेलवे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी पूरे भारत की। रोड कनेक्टिविटी तो है ही बहुत अच्छी। तो मुझे लगता है कि इस तरह के डेस्टिनेशन हम लोग डेवलप करें, उन पे फोकस अगर गवर्नमेंट करे और इंसेंटिवाइज करे लोगों को कि आप लोग यहाँ इन्वेस्ट भी करें, आप लोग यहाँ अपनी हवेलियों को, अपने मॉन्यूमेंट्स को, अपने जो भी कुछ आप यहाँ म्यूजियम्स बनाना चाहें, उसमें भी सरकार पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी सरकार, ताकि यहाँ पर लोग आए, इन सब चीज़ों को देखें, यहाँ रोज़गार के अवसर बढ़े, महिलाओं को भी रोज़गार मिले। मुझे लगता है अब लोग बहुत फोकस कर रहे हैं कि सिर्फ पुरुषों को ही क्यों, महिलाओं को भी अब रोज़गार मिलना चाहिए। महिलाएं वो सारे जॉब्स कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं। जब सेना में महिला आ सकती है तो मुझे लगता है स्काई इज़ द लिमिट। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी ने भी कहा कि राजस्थान के अंदर विकास के कई नए आयाम हैं, वो यहाँ पर स्थापित हो रहे हैं। पिछले 2 साल की अगर बात की जाए तो शेखावाटी के अंदर भी जो आपने देखा होगा कि पहली बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, वो यहाँ जो कह सकते हैं कि शेखावाटी की धरती पर पहुँचते हैं और यहाँ पर जो इन हवेलियों को किस तरीके से विरासत के रूप में संजो कर रखना है, उसको लेकर जो है यहाँ पर जो है बात करते हुए दिखाई दिए। और एनडीटीवी राजस्थान के कॉन्क्लेव में विपक्ष पर राजस्थान सरकार के मंत्रियों ने तीखा प्रहार किया। पीसीसी चीफ डोटासरा पर हमला बोलते हुए यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा ने उन्हें खुले मंच पर बहस की चुनौती दे दी। तो वहीं सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि डोटासरा प्रदेश के सबसे बड़े बड़बोले नेता हैं। कि मुझे लगता है ये दुर्भाग्य है राजस्थान की राजनीति का, जहां कांग्रेस के ऐसे नेता जिन्होंने खुद सत्ता में थे तब पेपर लीक के प्रकरण के नाम से जाने जाते थे, शिक्षकों के ट्रांसफर में भ्रष्टाचार के नाम से जाने जाते थे, और आज सबसे बड़ा राजस्थान की राजनीति में बड़बोले नेता के रूप में अगर कोई जाना जाता है तो गोविंद सिंह डोटासरा जाने जाते हैं। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी जो लोक कल्याणकारी काम के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं और पूरे पब्लिक में ये कहते हैं कि आपने जो 5 साल में नहीं किया वो हमने 2 साल में कर दिया है। जिस संकल्प पत्र को 5 साल में पूरा करना है उसके 70% से अधिक वादों को हमने 2 साल में पूरा किया है। बजट की 24, 25, 26 की घोषणाओं को 90% के करीब हमने पूरा कर दिया, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी है। जिस राइजिंग राजस्थान का आपने यहाँ पे बोर्ड लगा रखा है, किसी भी प्रदेश का मेरा दावा है
कांग्रेस ने भी अपने सरकार के समय में किया होगा, लेकिन 10% भी उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं किया। हमने 25% विद इन ए 1 ईयर हमने करके दिखाया। कांग्रेस कह रही है कि 70% वादे पूरे नहीं हुए, बल्कि 70% धोखे हैं ये। वो तो एक तरीके से सार्वजनिक मंच पे बहस करने के लिए तैयार हैं। आपके क्षेत्र से आते हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी। हमने खुले मन से बहुत साफ शब्दों में, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे हमारे मंत्रिमंडल के बाकी माननीय साथी हों, और चाहे हमारे पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता हों, हम सब ने खुले रूप में ये कहा कि वो जब चाहें, जहां चाहें, जिस समय चाहें, जिस तिथि को चाहें बहस के लिए आ सकते हैं। और अगर वो सकारात्मक रूप से बहस करना चाहें तो हम सब मिलकर तैयार हैं। वो जिस किसी के साथ भी बहस करना चाहें कर लें। समय, स्थान, तारीख वही मांग रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि एनडीटीवी का एक मंच बन सकता है इस बहस के लिए? वो उनकी मर्जी पे निर्भर करता है। वो जहां चाहें, आप जब तैयार चाहें, जब जिस तिथि को चाहें, जिस समय पे चाहें, हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। वो जिस मंच का उपयोग करना चाहें, हम उस मंच पर बैठकर बहस करने को तैयार हैं। बढ़ते हैं आगे। श्रीगंगानगर से एक बड़ी खबर है। श्रीगंगानगर में एयरबेस जो रास्ता यहां पर बना है उसे साफ किया गया है और फॉरवर्ड कंपोजिट एविएशन बेस का ये रास्ता खुल चुका है। राजस्थान हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी है। तो मंत्री ने खिलाड़ियों का हौसला भी यहां बढ़ाया है। सांसद खेलकूद महोत्सव का यहां पर आयोजन किया गया था। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सांसद खेलकूद महोत्सव का आयोजन हुआ था और इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे और जो खिलाड़ी थे उनसे मुलाकात करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। सांसद खेलकूद महोत्सव के आयोजन की ये तस्वीरें सामने आई हैं। गजेंद्र सिंह ने इस कार्यक्रम में शिरकत कर खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। देखिए कार्यक्रम के दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम गणमान्य लोगों की मौजूदगी में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। खबर जोधपुर से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बुधवार को सांसद खेलकूद महोत्सव में पहुंचे। जोधपुर के गौशाला मैदान में चल रहे महोत्सव में खिलाड़ियों से बातचीत की, मुलाकात की और आयोजन के बारे में बात करने के साथ ही खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने खिलाड़ियों से मुलाकात करने के साथ ही बास्केटबॉल और फुटबॉल के खिलाड़ियों के साथ फोटो क्लिक कराए और इस दौरान गौशाला मैदान में जिला कलेक्टर सहित तमाम अधिकारियों की मौजूदगी रही। हर संसदीय क्षेत्र में, हर लोकसभा क्षेत्र में सांसद के तत्वावधान में इस तरह की खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हो। पिछले कुछ वर्षों से इस पर काम किया जा रहा था। अब की बार माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इसको थोड़ा स्ट्रक्चर किया, ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया। एक सेंट्रल वेबसाइट पर, पोर्टल पर देश भर में सभी संसदीय क्षेत्रों में खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। जोधपुर में भी लक्षाधिक खिलाड़ियों ने उसमें इंटरेस्ट लेते हुए रजिस्ट्रेशन कराया। पंचायत स्तर से लेकर के अब लोकसभा के स्तर तक आने में 1 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने इसमें भागीदारी की। कल इसका समापन होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, देश भर में इस तरह के आयोजन सभी जगह हो रहे हैं, वहां सब जगह पे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिलेगा, उनका मार्गदर्शन मिलेगा, 2 वे इंटरेक्शन होगा। और मैं ये मानता हूं कि इन टूर्नामेंट्स के चलते हुए बहुत सारे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का, अपनी प्रतिभा को प्रकट करने का अवसर मिलेगा। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर। श्रीगंगानगर में एयरबेस बनने का रास्ता साफ हो गया है।
फॉरवर्ड कंपोजिट एविएशन बेस का रास्ता खुला है। राजस्थान हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। 58 किसानों की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की है। ऑपरेशन सिंदूर रक्षा प्रोजेक्ट का निर्माण तेजी से आगे बढ़ेगा और याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट की टिप्पणी भी सामने आई है। हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। प्रोजेक्ट को पटरी पर उतारने से की जो कोशिश है वो इस याचिका के जरिए की गई है। तो एयरबेस बनने का रास्ता अब साफ नजर आ रहा है। मंजूरी हाईकोर्ट की ओर से भी भूमि अधिग्रहण को लेकर मिल चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर रक्षा प्रोजेक्ट का निर्माण अब तेज हो पाएगा। बता दें कि श्रीगंगानगर में एयरबेस बनाने की तैयारी अब शुरू होगी और रास्ता इसका खुलता नजर आ रहा है। आगे भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां पर बयाना विधायक रितु बनावत पर नकेल कसी जा रही है। विधायक निधि से कराए जा रहे कामों की जांच हो रही है। जांच के लिए एसीएस गृह भास्कर सावंत पहुंचे। राज्य सरकार के निर्देश पर जांच के लिए सावंत को यहां पर भेजा गया था। स्कूलों में कामों की एसीएस ने जांच पड़ताल की है। अलवर के रामगढ़ में पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने अलवर स्थित सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर प्रदेश की राजनीति और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में प्रदेश की प्राकृतिक संपदा, जल स्रोतों और पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर लापरवाही बरती गई, जिसका खामियाजा आज आम जन को भुगतना पड़ रहा है। इस अरावली का जो आंदोलन प्रदेश में चला है उसमें सबसे बड़े दोषी अगर है तो झूठों के सरताज, चोर मचाए शोर, वो श्रीमान अशोक गहलोत साहब है, पूर्व मुख्यमंत्री। वो प्रांत में उन्होंने 706 पट्टे दिए, 1011 लीज दी और जिले में अगर कोई दोषी अतिक्रमण के लिए बांधों पर, बाड़ियों पर, झीलों पर और अवैध माइंस के लिए कोई अगर, क्यों सारा एरिया लगभग अलवर ग्रामीण में पड़ता है, कुछ हिस्सा थानागाजी में पड़ता है, तो अगर कोई दोषी है तो श्रीमान टीकाराम जूली, लीडर अपोजिशन, अपने हमें बड़बोले बोलते बहुत है, पत्रकार बात बहुत बोलते हैं, लेकिन ये दोषी है। अब आप पूछेंगे आंदोलन, अगर आंदोलन होगा तो प्रांत और केंद्र सरकार के खिलाफ होगा। मैं उसमें सहयोग के लिए तैयार हूँ, आगे बढ़ करके आपके साथ चलेंगे। अजमेर से बड़ी खबर है, 2025 का यहां पर रोजगार वाला साल बताया जा रहा है। आरपीएससी ने 13,408 पदों पर विज्ञापन जारी किए हैं। 13,408 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन को जारी किया गया है। 24,000 से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारियों की पदोन्नति होगी। साल 2024 में 9,155 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। फलोदी से बड़ी खबर जान लीजिए, लुप्त होने की कगार पर तंभेरी तालाब देखरेख और संरक्षण के अभाव में अंतिम दिन गिन रहा है। अकाल के समय भी नहीं सूखता था इसका पानी और आज बदहाली के आंसू रो रहा है तंभेरी तालाब। लोगों ने प्रशासन से संरक्षण करने की मांग की है। पेयजल संरक्षण को लेकर वर्तमान सरकारें काम करती आ रही है, लेकिन बात की जाए कई वर्षों पहले की तो यहाँ गांव लोरडिया में एक तालाब है, उसका नाम है तंभेरी तालाब। उस तालाब के अंदर 7 बेरियां हैं और वो 7 बेरिया अकाल के समय जब पानी सूख जाता था या पानी का अकाल पड़ जाता था, ऐसे में पूरे गांव और आसपास की ढाणियों में पेयजल का मुख्य स्रोत हुआ करता था। मैं दिखा दूं, यहाँ पर ये तालाब है तंभेरी और इसी तालाब में जो है वो 7 बेरियां हैं और वो 7 बेरियां जो है वो कभी भी इस तालाब को सूखने नहीं देती। आज भी आप देख सकते हैं ये तालाब जो है वो सूखा हुआ नहीं है, ये पानी जो है स्वतः खुद का है, बरसाती पानी है। और मैं लोगों से बात कर लेता हूँ, यहाँ के युवाओं से, और बात करेंगे कि ये कितनी बेरियां हैं और किस तरह से ये पेयजल स्रोत हुआ करता था गाँव का। ये मुख्य पेयजल स्रोत है और इसमें 7 बेरियां हैं और इसका नाम तंभेरी तालाब है। और बरसात की ऋतु जाने के पश्चात सभी तालाब सूख जाते थे, मगर इसके अंदर 7 बेरियां हैं। 7 बेरियों में से अगर उसकी 15 या 20 फुट की खुदाई में 100 से 200 लीटर पर डे एक बेरी पानी की सप्लाई दे रही थी, जो ये हमारी प्यास बुझाने के मुख्य स्रोत थे, जो आज अपने आप में धूल फाक रही है। फिर भी पानी है और पानी फिर भी है
और कितना भी ये सूख जाएगा और इसको 5-6 फुट खोदेंगे तो जरूर इसमें 20 लीटर पानी तो आ ही जाएगा। इतनी सातों बेरियों की क्षमता है इसके अंदर। निश्चित रूप से आप बताइए क्या कुछ है। मैं तो इतना ही करना चाहता हूँ कि ये अपनी माली हालत के कारण इसकी दुर्दशा हुई है और सरकार अभी जलम अमृतम योजनाएं चला रही है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इसकी ओर संज्ञान ले और इस धरोहर को, जो हमारी गांव की मुख्य पेयजल धरोहर है, उसको सुरक्षित करे। धन्यवाद। आप बताएं। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो ये जल संरक्षण के अंतर्गत इसका पुनर्निर्माण किया जाए। अमृत जलम योजना प्रदेश सरकार की महती योजना है और ऐसे में प्राचीन दुर्लभ जितने भी पेयजल स्रोत हैं उनका पुनरुद्धार किया जाना, पुनर्निर्माण किया जाना अपेक्षित है। ऐसे में बात की जाए लोहड़िया गांव के तंबेरी तालाब की, तो युवाओं का कहना है कि इसे भी वो जो है पर्यटन की दृष्टि से शुमार करते हुए इसका भी पुनरुद्धार करते हुए इसका भी पुनर्निर्माण करवाया जाए। हरिप्रकाश व्यास, एनडीटीवी, फलोदी।